नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके लिए संविधान वीडियो का अगला क्लास, पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास, वीडियो नंबर 39 पे आज हम हैं। अभी भी हम केवल भाग 5 ही पढ़ रहे हैं, संघ सरकार ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि सर इसमें आज हम भारतीय संसद का ही भाग 7वां पढ़ रहे हैं। आप समझ रहे कि जब हम एक एक भाग, सिर्फ भाग 5 है और इस पर आज हमारा इतना सारा क्लास हम पढ़ते आ गए हैं और भाग 5 संघ वाले में केवल आज हम 7वां क्लास पढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सर हमारा एक भी सिंगल क्वेश्चन किसी कॉर्नर से नहीं छूटने वाला है। हर एक क्वेश्चन हमसे बनने वाला है, इसलिए ये निश्चिंत होकर के पढ़ते चलिए। एग्जाम में हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने मिल रही है। जैसे लास्ट क्लास में कंगारू समापन बताया था। कंगारू समापन बहुत लोगों को नहीं पता, कंगारू समापन क्या होता है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है ना। दोस्तों आपको कंगारू समापन संसद की एक प्रक्रिया है और क्या है, किससे जुड़ा है, सब लास्ट क्लास में बताया हूँ। वहाँ जाकर पढ़िए, देखिए कैसे आपको नई चीज़ें सीखने मिलती है। क्या होता है प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, उसमें हर वाचन में क्या होता है ये सब। तो उसी में भाग 5, संविधान के भाग 5 संघ है जो कि आपका, उसमें आप भारतीय संसद का भाग 7वां पढ़ रहे हैं। केवल भारतीय संसद से जुड़ा हुआ भाग आप 7वां पढ़ रहे हैं और संसद की विधायी प्रक्रिया का आप भाग 2 पढ़ रहे हैं। उस भारतीय संसद के पार्ट 7 के संसद की प्रक्रिया का भाग में इससे दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं। मतलब इसके जो भाग 6 था तो यहाँ पे इसका भाग 1 था। तो संसद की विधायी प्रक्रिया का भाग 2 आप पढ़ रहे हैं। तो आइए आज क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सर संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों इन भाग, उनके नाम, इनके अनुच्छेद आपको मुँह जुबानी याद होने चाहिए। संघ राज्य और उसका क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ सरकार, राज्य सरकार, ये सब आपको याद होना चाहिए। देखिए उसका अनुच्छेद याद होना चाहिए। 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51 का, 52 से 151, 152 से 237 आपको याद होना चाहिए। जब तक ऐसा मुँह जुबानी याद नहीं है दोस्तों, तब तक आप समझिए कि आप कॉम्पिटिशन की दुनिया में भी कदम रखे ही नहीं है। इसलिए इसको याद कराने का कार्य मैं किया हूँ बहुत सारे वीडियोस में से। तो वहाँ पे दोस्तों आप पढ़िए, वहाँ जाकर के शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। उसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया हूँ। भाग 1 के बाद ये भाग 2 ही है, ऐसा ही क्यों आता है, भाग 3 में यही क्यों आता है, भाग 4 में यही क्यों आता है, आपको सारी चीज़ बताया हूँ मैं। तो उसको उस हिसाब पे पढ़िए ताकि आपको जीवन पर्यंत याद रहे। चलिए, तो इसको रिविज़न कराने वाला काम लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं करवा दूंगा इसी वीडियो के लास्ट में, है ना। भाग और उसके नाम, उसका अनुच्छेद वो पढ़ा तो चुका हूँ, अब हम रिविज़न कर रहे हैं तो करवा देंगे, टाइम बचेगा तो, नहीं तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। आइए, आपको हर दिन केवल एक भाग, उसका नाम, उसका अनुच्छेद पढ़िए, तो 22 दिन में 22 भाग, उसके नाम, उसका अनुच्छेद खत्म हो जाएंगे। ठीक सर, संविधान में भाग कितने हैं सर? भाग 22 ही है, मगर गणना के अनुसार बोल दे, गणना शब्द की गणना के अनुसार भाग कितने हैं तो बोलेंगे 25 है। क्यों? क्योंकि 4 से 4 ए एक्स्ट्रा है, 9 में 9 ए का एक्स्ट्रा है, 14 में 14 ए एक एक्स्ट्रा है, तो 4 ए 14 ए और 9 ए, 4 ए 9 ए या 14 ए जो भी है, तो 22 भाग नॉर्मल हो गए और ये 3 एक्स्ट्रा हो गए, तो 22 और 3 25। इसलिए गणना के आधार पे संविधान में 25 भाग हैं और जबकि नॉर्मली 22 भाग है। जब गणना बोले तो 25 लेके आना है। आइए आगे बढ़ते हैं, सारे हो गए। तो भारत के संचित निधि पर भारित व्यय, अब भारत का संचित निधि पर भारित व्यय, कि भारत का जो संचित निधि, सर संचित निधि क्या है? अरे भाई ये समझिए, भारत जहाँ से भी संचय करता है पैसा, जहाँ भी लाके जितना भारत जहाँ से पैसा कमा रहा है सारा पैसा लाके कहाँ पे डाल रहा है, किस खजाने में। तो जिस खजाने में डाल, निधि में खजाना, निधि में खजाना, तो जहाँ लाके सारा पैसा संचय करता है, एकत्र करता है, जिस खजाने में डालता है, उस खजाने पर कहाँ कहाँ का खर्च डिपेंडेंट है, कहाँ कहाँ का खर्च, कहाँ कहाँ का व्यय, कहाँ कहाँ खर्च भारित हमारे डिपेंडेंट है। अर्थात भारत के उस पूरे खजाने पे जहाँ से सारा पैसा आकर डलता है, उस खजाने में से कहाँ कहाँ पे आप खर्चा करते हैं, कौन कौन से सेक्टर में आप खर्चा करते हैं, ये चीज़ें बोल रहे हैं। तो भारत के संचित निधि पर भारित व्यय या खर्च। भारित व्यय वह होता है जिन पर मतदान नहीं होता है, जो निम्न है। पहले तो यही सीख गए आप कि सर भारित व्यय क्या है। भारित व्यय वही है दोस्तों जो संचित निधि पर भारित है, इसका मतलब संचित निधि पर डिपेंडेंट है और वैसे खर्चे के लिए मतदान नहीं होता है। जो डिपेंडेंट खर्चे हैं भारित निधि पर, उस खर्च को करने के लिए किसी मतदान की आवश्यकता नहीं है। तो भारित व्यय वह होता है जिस पर मतदान नहीं होता है, जो निम्न है। अब कौन कौन सा देखिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति का वेतन, भत्ता आदि तथा साथ ही प्रेसिडेंट के ऑफिस के खर्चे। अब बताइए, क्या इसके लिए मैं संसद में मतदान करवाऊंगा? मेरे को भैया राष्ट्रपति जी को पेमेंट देना है, उपराष्ट्रपति जी को पेमेंट देना है, स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष को पेमेंट देना है, उपाध्यक्ष को पेमेंट देना है, राज्यसभा के उपसभापति को पेमेंट देना है, सबको वेतन देना है, उनका भत्ता देना है। तो क्या इस चीज़ के लिए मैं मतदान करवाऊँ? तो नहीं।
इस चीज़ में मतदान की आवश्यकता नहीं है। भैया जो वेतन और भत्ते हैं ये तो साथ ही प्रेसिडेंट के ऑफिस, प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पूरे ऑफिस के भी खर्चे, क्या इसके लिए मतदान कराऊँ मैं बार बार हर महीने नहीं। इसलिए भैया ये चीज़ें संचित निधि पे भारित है। तो जितने भी लोग हैं सरकारी कार्यकर्ता, समझिए सरकार में चुने हुए लोग सरकारी कार्यकर्ता, सबका पेमेंट वेतन भत्ता संचित निधि पर ही भारित होता है। राज्य के कर्मचारियों का राज्य के संचित निधि पर भारित, सेंट्रल के कर्मचारियों का सेंट्रल के संचित निधि पर भारित। तो उनका वेतन भत्ता मिलेगा तभी तो वो काम करेंगे, पेमेंट के बिना कौन काम करेगा। यस, इसलिए भैया उसके लिए मतदान की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अब भारित व्यय में क्या क्या था आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो भारित व्यय में आपका क्या गया, वेतन भत्ता सब आ गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, तो सुप्रीम कोर्ट के दिया कि इनका हो गया, बराबर सरकारी कर्मचारी समझाने के लिए बोला था, यहाँ से पढ़ते जाइए किन किन के भारित है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं उन सब के वेतन भत्ते उन सबका पेंशन डिपेंडेंट है इसी पे, भारित संचित निधि पे। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के केवल पेंशन, क्योंकि वेतन भत्ता राज्य देता है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं यही घुमाता है ना पूरा खेल। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारित है केंद्र की संचित निधि पर। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के केवल पेंशन भारित होते हैं सेंट्रल के संचित निधि पर, क्योंकि उनका जो वेतन है, देखिए वेतन एक भत्ता है, तो वेतन जो है दोस्तों वो राज्य सरकार देता है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है आपका दोस्तों उच्च न्यायालय है वो राज्य में होता है। इसलिए किसी हाई कोर्ट के जज का पेमेंट जो है वो राज्य सरकार के संचित निधि पर भारित होता है, और उसका पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा वो केंद्र सरकार के संचित निधि में भारित होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। कैग एंड यूपीएससी के वेतन एवं भत्ते, जो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यूपीएससी का अध्यक्ष होगा, और उनके सदस्य, उनका वेतन और भत्ता भी डिपेंडेंट होता है संचित निधि पर। कैग व यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन। एससी कैग एवं यूपीएससी के प्रशासनिक व्यय, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी एवं यूपीएससी के जो प्रशासनिक में है उनको पूरा प्रशासन चलाते समय जो खर्चा होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चाहे कैग के द्वारा, चाहे यूपीएससी के द्वारा, वो पूरा प्रशासनिक व्यय है, जिसमें वहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन भी आते हैं। हाँ भाई, कैग को अपना ऑफिस चलाना है, यूपीएससी को अपना ऑफिस चलाना है, सुप्रीम कोर्ट को अपना न्यायालय चलाना है, तो भाई वहाँ कर्मचारियों को वेतन देना होगा ना, भत्ता देना होगा ना, पेंशन देना होगा ना, तो सारे वेतन भत्ते पेंशन भी संचित निधि में भारित होते हैं। भारत सरकार के ऋण भार, भारत सरकार जो भी पैसा लिया है, ऋण लिया है, उधारी लिया है वर्ल्ड बैंक से, ये से वो से, वो भी कहाँ से चुकाएगा, वो भी अपने संचित निधि से पैसा निकाल कर चुकाएगा। इसलिए भारत सरकार के ऋण भार भी डिपेंडेंट होते हैं संचित निधि पर। न्यायालय आदि के निर्णय द्वारा अपेक्षित राशियां, न्यायालय अगर कोई निर्णय लेता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि इस मामले में केंद्र सरकार पेमेंट देगी, मान लीजिए कि वो थे अपने, क्या है नाम अभी मुँह पे याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं उनको, चलिए आपको नॉर्मल समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई विवाद हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए, सुप्रीम कोर्ट में आपके पक्ष में फैसला सुनाया, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट यह व्यक्ति को 5 करोड़ रुपए जुर्माना की राशि देगी। तो जुर्माने की राशि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से ला के देगी, इसी संचित निधि से ला के देगी। क्लियर? यस सर। तो न्यायालय आदि के निर्णय द्वारा अपेक्षित राशियाँ भी संचित निधि से ला के दिए जाते हैं। वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह होता है, हाई कोर्ट में राज्य की संचित निधि से, सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल में। संसद द्वारा विहित विधि द्वारा अन्य व्यय, संसद द्वारा विहित अन्य व्यय, अगर संसद कोई नियम कानून बनाता है और उस नियम कानून बनाने पर जिसको लागू करता है तो उसके लागू करने में कोई खर्च आ रहा है तो सारे खर्च भी इसी में आते हैं, याद रखेंगे। ठीक, तो संसद विधि द्वारा अन्य व्यय को भी इस लाइन में डाल सकते हैं, जो पूरा लिस्ट दिख रहा है। तो संसद चाहे तो कुछ किसी और खर्च को भी इसी लिस्ट में डाल सकता है, या संचित निधि पर भारित कर सकता है। तो ये पूछ सकता है कि किसी भी चीज़ को संचित निधि पर भारित करने की शक्ति या नियम कानून बनाने की शक्ति इसके पास है, तो संसद के पास है। यस, तो अब देख लीजिए भाई संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से होते हैं, आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा भत्ता दिया जाता है भारत की संचित निधि से, सार्वजनिक लेखा निधि से, भारत की निधि से, राज्य की सार्वजनिक निधि से। तो आंसर सर आपका बी, सार्वजनिक लेखा निधि से। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा है ना, इसको रहने दीजिएगा, ये होना चाहिए राज्य की संचित निधि से, है ना। तो आंसर होना चाहिए था डी, और डी होना था राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और उनका भत्ता मिलता है, मगर पेंशन मिलता है भारत की संचित निधि से। तो होना था उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन कहाँ से दिया जाता है, तो आप बोलते हैं भारत की संचित निधि से। उनका वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है, तो राज्य की संचित निधि से। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन कुछ भी रहा मैं आपको बता दिया हूँ, याद रखिएगा ध्यान। आता है निधि या फंड में, होता निधि मैंने होता है खजाना, फंड हाँ सर मतलब एक तरीके से गुल्लक, मतलब एक तिजोरी जहाँ आप सब पैसा लगा डाल रहे हैं, इस गुल्लक में अपना पूरा पैसा आप डालते हैं। निधि मने फंड। भारत की संचित निधि आर्टिकल 266(1) तो पूछ लेगा भाई भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद में है। भारत की संचित निधि संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संचित निधि चित 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 66 चित 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 66। हाँ सर, तो भारत की संचित निधि आर्टिकल 266(1) में है। क्लियर हो गई बातें? यस सर। सरकार इसमें राजस्व, ऋण तथा पुनः अदायगी के लिए प्राप्त राशियां इसी फंड निधि में डालती है। सरकार इसमें राजस्व, ऋण तथा पुनः अदायगी के लिए प्राप्त राशियां इसी फंड निधि में डालती है। ध्यान देखिए, भारत की संचित निधि है तो उसमें कहाँ से पैसा आता है? सब संचित निधि में पैसा आता कहाँ से? अब खर्चा तो कर रहे हैं आप सब जगह निकाल निकाल के, जो पीछे पढ़ लिया आप, उसमें पैसा आ कहाँ से रहा है? तो सरकार इसमें जो भी राजस्व, ऋण है तथा पुनः अदायगी के लिए प्राप्त राशियां इसी फंड निधि में डालती है। ठीक है, तो राजस्व, ऋण, पुनः अदायगी के लिए प्राप्त राशि फंड निधि में डालती है, इसी फंड में, इसी निधि में डालती है। भारत की संचित निधि आर्टिकल 266(2) 266 में क्या है सब? 266 में है संचित निधि, संचित निधि, संचित निधि, मगर एक में क्या बोला है? एक में बस बात किया है राजस्व, ऋण का, राजस्व, ऋण का, और सर आपका राजस्व पुनः अदायगी के लिए प्राप्त राशि, तो पुनः अदायगी के लिए प्राप्त राशि होगा। 266 के एक में बस क्या है? राजस्व, ऋण और पुनः अदायगी के लिए प्राप्त राशि। और 266(2) में क्या है? 266(2) में है भैया आपका सार्वजनिक, मतलब जनता से लिया गया धन, वह पैसा जो जनता के वो बाद में ब्याज सहित लिया गया। आपका देख लेता हूँ एक बार, वायर फंस गया था। नहीं भाई क्लियर कट दिख रहा है, कोई चीज लौड़ा नहीं है। ठीक, चलिए आ जाते हैं, इसको थोड़ा और पीछे कर लेते हैं ताकि टेंशन ना रहे। हाँ क्लियर कट है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, हाँ भाई 266(2) में क्या है? देखिए 2 में क्या आ जाएगा? सार्वजनिक माने जनता से लिया गया धन आ जाता है दूसरे वाले हिस्से में। वह पैसा जो जनता को बाद में ब्याज सहित दिया जाता है, इस निधि से भुगतान संसदीय विनियोग के बगैर हो सकता है। तो इस निधि से भुगतान संसदीय अनुमति के बिना हो सकता है। संसदीय विनियोग का मतलब होता है अनुमति, तो संसदीय विनियोग के बगैर हो सकता है या संसदीय अनुमति के बगैर हो सकता है। तो विनियोग मतलब अनुमति, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो सार्वजनिक, पूरा ये ब्रैकेट के बाद में बंद, इस निधि से भुगतान संसदीय अनुमति के बगैर हो सकता है। तो याद रखिएगा भैया, इसी में आता है आपका संसदीय विनियोग के बगैर हो सकता है। ये संसदीय अनुमति के बगैर होने वाला भुगतान आपका समझिए। तो आपके 266(2) में क्या आता है? सब 266(2) में आता है। 66(2) में क्या आता है? जनता से लिया गया धन, इतने ध्यान रखिए, जनता से लिया गया धन या सार्वजनिक धन, जिस धन पे आपको संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और यही पैसा, वह पैसा जो जनता को बाद में ब्याज सहित दिया जाता ही आता है इसी में 266(2) में। तो एक में आता है राजस्व, ऋण और पुनः अदायगी के लिए प्राप्त राशियाँ। 2 में आता है आपका जहाँ सार्वजनिक धन या जनता से लिया गया धन जो बाद में उनको ब्याज सहित लौटाया जाता है, जिसके लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस निधि में धन का लेन देन बैंकिंग के द्वारा होता है। किसमें? ये सेकंड और 2 वाले में। इसमें जो धन का जो लेन देन है ये बैंकिंग के द्वारा होता है। क्लियर हो गई बातें? क्योंकि भाई बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो वो पैसा कहाँ आता है? इसी 266(2) के तहत यहीं पे आता है, क्योंकि अब जो पैसा जमा किए उस पर आपको, उसी पैसे पे तो सरकार आपको वो पैसा जो जनता को बाद में ब्याज सहित मिलता है, तो ब्याज सहित मिलता है ना। यस, तो दोस्तों यहाँ पे मेन 266(2) में ही आपका
बैंकिंग वाला हिस्सा आ जाएगा। क्लियर हो गई बातें? यस। चलिए, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के भी तो बैंक है ना, एसबीआई बैंक जितने गवर्नमेंट बैंक है। हाँ, तो एसबीआई बैंक गवर्नमेंट बैंक में लोग अपना पैसा जमा करते हैं कि नहीं? यहाँ से लोग अपना पैसा जमा करते हैं। जब सरकार उस पैसे को अपने पास रखती है इसी 266(2) के तहत, जनता से लिया गया धन है, फिर उसको कुछ समय बाद उसी पे ब्याज के साथ वापस करती है। हाँ, तो सब चीज़ आता है 266(2) में। मतलब जनता वाला जो पैसा आप बैंकिंग वाला देखते हैं, जनता का बैंक में डाला हुआ पैसा जिस पे ब्याज मिलता है, सब आता है इस पे 266(2) पे। और बैंक से आपको पैसा निकालना है, आपको पैसा डालना है, क्या आप इसके लिए संसद से परमिशन लेते हैं? नहीं, इसलिए आपको संसद से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। 266(2) और आप समझ गए कि जनता का पैसा बैंक के माध्यम से जो डालता है, जिसके संसद की परमिशन नहीं चाहिए, वो 266(2) में आ गया। एक में आ गया राजस्व ऋण और पुनः अदायगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है? अनुच्छेद 266, 66, 66, संचित 66, 266 बी हो गया, जिसके एक पे है राजस्व ऋण और ब्याज अदायगी के लिए आप क्या बोलते हैं, पुनः भुगतान के लिए ली गई राशियां, है ना, प्राप्त राशियां। तो 266 एक में होगा ऋण, राजस्व ऋण और आपका भैया पीछे देखिए राजस्व ऋण और पुनः भुगतान के लिए प्राप्त की गई राशियां। 266(2) में होगा जनता का धन, जो कि बैंकिंग माध्यम से लिया जाता है, जिस पर ब्याज सहित पैसा वापस किया जाता है, जिसके लिए संसद की अनुमति आवश्यकता नहीं होती है। तो 66 भी पढ़ लिए, संचित निधि होता है। 66 1 और 2 भी आप पढ़ लिए। आइए, कभी इतना अंदर घुस के पूछेगा तो भी आपसे बनेगा। भारत की संचित निधि में कहाँ से धन आता है? तो भारत की संचित निधि में धन कहाँ से आता है? तो भारत सरकार को किए गए ऋणों के भुगतान से, भारत सरकार को प्राप्त उधारों से, भारत सरकार को प्राप्त राजस्व से, उपयुक्त सभी की भारत सरकार को प्राप्त उधारों से। आंसर आज गलत गलत डाल दे रहे हैं, है ना। उसको आंसर डी होना चाहिए, गलत है फिर, है ना। पर्सन कंटेंट वाले हमारे क्या गड़बड़ कर रहे हैं, आंसर डी लिखिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों संचित निधि के बाद बारी आती है अनुच्छेद 266। संचित निधि के बाद बारी आती है आकस्मिक निधि की। तो आकस्मिक निधि, संचित निधि 66, 266, आकस्मिक निधि 267। ठीक, तो आकस्मिक में सर है, स से 67 हो गया। विपत्ति के समय यह निधि काम में आती है, क्योंकि आकस्मिक मैंने अचानक से आई हुई स्थिति का बात कर रहा है ना। तो विपत्ति के समय ये निधि काम में आती है। विपत्ति ही तो है जो अचानक से आती है। अचानक से बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, यस, कोरोना आ गया। तो विपत्ति के समय ही यह निधि काम में आती है तथा संसद समय समय पर संचित निधि से धन निकालकर इस निधि में डालती है। अर्थात आकस्मिक निधि में पैसा कहाँ से आता है? आकस्मिक निधि में संसद ही समय समय पर जो पैसा एक्स्ट्रा रहता है, कुछ पैसा एक्स्ट्रा है, तो उसको निकाल के आकस्मिक निधि में डालते रहती है। ठीक, तो संचित निधि से कुछ पैसा निकाल के आकस्मिक निधि में डाला जाता है। मगर इसे आकस्मिक निधि का उपयोग हम अचानक से कोई समस्या हमारे देश पे आ जाती है उसके लिए हम करते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, है ना भाई। कोरोना जैसी महामारी आ जाए तो सरकार ने इतना सारा वैक्सीन लगवाया, तो वैक्सीन लगवाया तो कंपनी से खरीद के तो वैक्सीन लगवाया ना, तो कंपनी को पैसा तो देना पड़ेगा। पैसा कहाँ से देगी? इसी आकस्मिक निधि से देगी। सुनामी आ गया, सब चीज़ तहस नहस हो गया, फिर से शहर बसाना है, कैसे करेगी भाई? इसी आकस्मिक निधि से पैसा खर्चा करेगी। अब समझ गए कि विपत्ति के समय यह निधि काम में आती है। तो पूछ लेगा कौन सरकार की कौन सी निधि है जो आपकी विपत्ति के समय या दुविधाओं के समय पर प्रयोग की जाती है? तब बोलेंगे भैया आकस्मिक निधि, जो कि अनुच्छेद 267 में है। इस निधि पर अधिकार राष्ट्रपति का होता है। ये बात भी याद रखिएगा, बार बार पूछता है। अधिकार किसका है? तो राष्ट्रपति का होता है। अधिकार सब बोले तो राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति की सहायता वित्त सचिव करते हैं, मगर इससे लेने वाले सलाह जो होंगे कि हमको आकस्मिक निधि से कहाँ पैसा खर्चा है, करना है नहीं करना, इसके लिए आपके वित्त सचिव करते हैं राष्ट्रपति जी की सहायता। तो इस निधि का, आकस्मिक निधि के ऊपर अधिकार राष्ट्रपति जी का होता है और राष्ट्रपति की सहायता इसके लिए वित्त सचिव जी करते हैं। राष्ट्रपति अग्रिम निकालने की अनुमति दे सकते हैं जिसके बाद में से संसद द्वारा पारित कराया जाता है। क्लियर हो गया? राष्ट्रपति अग्रिम निकालने की अनुमति दे सकते हैं जिसे बाद में संसद से नहीं हो, इस बाद में संसद द्वारा पारित कराया जाता है। तो पूछ सकता है कि आकस्मिक निधि से अग्रिम निकालने की अनुमति कौन दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति दे सकते हैं। जैसे इस अग्रिम का मतलब क्या है कि समस्या आई तो भाई संसद में पास करने से पहले ही राष्ट्रपति जी बोल दिए कि भाई जाओ आकस्मिक निधि से 500 करोड़ निकाल लो। तो भाई वो बोल पहले सकते हैं, पहले ही ऑर्डर दे देंगे, क्योंकि उनका अधिकार है। आकस्मिक निधि पे मेरे अधिकार में क्या बोलूँगा, जाओ तिजोरी से 500 रुपये का नोट निकाल लो। मगर आप निकाल के लाएंगे तो आप क्या करेंगे?
वापस ला करके दिखाएंगे संसद में कि भैया इतना पैसा हमने निकाला है, अग्रिम निकालने की अनुमति तो दे देंगे, मगर बाद में उस अमाउंट को संसद द्वारा पारित कराया जाता है। क्लियर? नहीं तो ऐसे में तो मान कोई बदमाश राष्ट्रपति आ गया तो संचित निधि से पैसा निकाल के कहीं भी उड़वा देगा। इसलिए जब वो निकलवा जरूर सकते हैं, वो निकालने के बाद उसका जांच होना चाहिए, बाद में पारित कराना होता है उतना सारा पैसा को संसद से। इसलिए संसद की शक्ति से बाहर कुछ भी नहीं। वहीं देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 267 में है, सी अनुच्छेद 267 में। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट आर्टिकल 112। अब आगे दोस्तों बजट शब्द जो कि आपके किसमें नहीं है, बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है, बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि अनुच्छेद 112 में है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है, बजट शब्द कहीं संविधान में उल्लेखित नहीं है, याद रखिएगा। आम बजट, अब जो बजट आती है सरकार ने बजट पेश किया ये वो, तो आम बजट हम देख रहे हैं। सभी मंत्रालयों के खर्चे, जितने मंत्रालय हैं भाई, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो मंत्रालय, हाँ सर, वो सारे मंत्रालयों के खर्चे इसमें शामिल होते हैं। किसमें? आम बजट में। कि रेल मंत्रालय को इतना पैसा दिया जाए, शिक्षा मंत्रालय को इतना पैसा दिया जाए, रक्षा मंत्रालय को इतना पैसा दिया जाए, इतना इतना उनका खर्चा है। तो सभी मंत्रालयों के खर्चे इसमें शामिल होते हैं। यह फरवरी के अंतिम दिनों में पेश किया जाता है। तो आम बजट कब पेश किया जाता है? तो फरवरी के अंतिम दिनों में पेश किया जाता है। किसमें आता है बजट भैया? या वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। क्या संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख है? नहीं, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 112 में है। आगे बढ़ते हैं। बजट पारित होने की प्रक्रिया, पूरी बजट को पारित होने, बजट पास कैसे होता है उसकी पूरी प्रक्रिया देख लीजिए, ताकि अब आपको आज के हमेशा याद रहे कि हाँ भाई बजट कैसे आता है, कैसे पूरा पास होता है, क्या क्या प्रोसेस है, तो पूरा प्रोसेस का आपको अंदाजा रहे, है ना। क्योंकि कल आप मान लीजिए बन गए वित्त मंत्री, तो आपको बजट पेश करना होगा, आपको नियम कानून पता होना चाहिए। आइए बोलो, हर एक चीज़ आप प्रैक्टिकली समझिए यार कैसे बजट पास होता है, ये पूरा प्रक्रिया हम देखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप पेश किया जाना। कैसे? उस तरफ क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या था, क्या बजट पहले पेश तो करेंगे ना। इसके पीछे का भी हिस्सा समझाऊंगा, मैं पहले यहाँ समझ लीजिए। संसद में कब बात हो रही, संसद में बजट पारित का होता है, संसद में पारित होता है। तो संसद में जब बजट आता है वहां से प्रक्रिया दिया गया है। स्टेप 1 पेश किया जाना, अर्थात आम बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है तथा बजट भाषण होता है। अब देखते हैं, हमारा टीवी में देखते हैं बजट समय ही होता होगा कि भाई आम बजट जो होता है वो वित्त मंत्री के द्वारा पेश कर किया जाता है, और उसमें फिर बजट भाषण होता है, पूरा भाषण देते हैं बजट के ऊपर कि हमने ये चीज़ की है, ऐसी चीज़ें होगा। स्टेप 2 पेश करने के बाद, बजट भाषण के बाद, बजट में भाषण हो, जो मैंने सत्ता पक्षधारी हूँ, मैं वित्त मंत्री हूँ, मैं बजट लेके आया, उसमें भाषण दिया कि मेरे जो बजट है इसमें ये बजट से जुड़ा हुआ भाषण दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ों पे मैं खर्चा कर रहा हूँ, इतना रुपये खर्चा कर रहा हूँ, यस, इसके ये फायदे होंगे, यस। जैसे मैंने बजट से जुड़ा हुआ भाषण दे दिया, तो अब क्या होगा, अब सब उसके बाद आम बहस करेंगे। इसमें सब चीज़ सुन लिए? हाँ सर। तो यह बहस, आम बहस जो है, यह बहस 3 से 4 दिन चलती है, जिसमें वित्त मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, वह प्रश्नों के उत्तर वित्त मंत्री के द्वारा दिए जाते हैं। तो स्टेप 2 क्या है? पहले तो मैं भाई स्टेप 1 मैं आपके सामने बजट पेश करूं, प्रस्तुत कर दूं, पेश कर दूं, प्रस्तुत कर दूं, और उससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको पढ़ के सुना दूं, पूरा बजट भाषण बोलूँगा, बजट पेश करके बजट का पूरा भाषण दे दूँगा। उसके बाद आम बहस होगी। आम बहस मतलब पूरा संसद सदन बैठेगा और उस पर बहस करेगा। आम बहस होगी जिसपे आपके बहस 3 से 4 दिन चलेगी, जिसमें वित्त मंत्री से प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपने ये शिक्षा मंत्रालय में 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करने का सोचा है, तो आप पिछले साल से इसको 10 और बढ़ाइए, 1 लाख करोड़ की जगह आप 4 लाख करोड़ क्यों नहीं खर्चा कर रही हैं, शिक्षा बड़ा चीज़ है। तो हर एक चीज़ का आंसर कौन देंगी? वित्त मंत्री जी। तो जिसमें वित्त मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्नों के उत्तर वित्त मंत्री के द्वारा दिए जाते हैं। तो स्टेप 2 भी आप समझ गए, एकदम नॉर्मल प्रक्रिया है यार, कुछ रटना ही नहीं है। फिर स्टेप 3 विभागीय समितियों द्वारा जांच। वैसे जब होता है ना, याद कीजिए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन, प्रथम वाचन पेश करना, द्वितीय वाचन से बहस होना, तृतीय वाचन, द्वितीय वाचन का हिस्सा था समितियों द्वारा जांच करना, फिर तीसरे स्टेप में था समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो यह है विभागीय समितियों द्वारा जांच करना। 3 से 4 सप्ताह तक यह जांच स्थायी समिति द्वारा की जाती है। वो स्थायी समिति कितनी है? 24 स्थायी समिति हैं, और 24 की 24 स्थायी समितियाँ मिलकर, क्योंकि सारे विभाग की
लोग इसमें होते हैं, सारे विभाग से जुड़े, सारे मंत्रालय 24 समितियों में पूरे मंत्रालय जुड़े हुए होते हैं। तो जिस मंत्रालय को जितना पैसा मिलने वाला है वो जांच तो करेगा ना, क्योंकि सारे विभाग मंत्रालय से जुड़े हुए लोगों को मिला करके मैंने समिति बना दी है। इसीलिए स्टेप 3 में विभागीय समितियों द्वारा जांच किया जाता है, और विभागीय जांच 3 से 4 सप्ताह तक यह जांच स्थायी समिति द्वारा की जाती है। क्लियर? स्थायी समिति कितनी? 24। स्थायी स्टेप 4 पे आते हैं। अब जब जांच हो गया तो स्टेप 4 अनुदान की मांगों पर मतदान। आम बजट में 109 मांगे रखी जाती है, जिसमें से 103 आम नागरिक व 6 सेना होती है। ठीक है, तो आम बजट में टोटल 109 चीज़ों पे मांग किए जाते हैं, जिसमें से 103 आम नागरिक से जुड़े हुए होते हैं और 6 सेना से जुड़े हुए होते हैं। तो 103 और 6 109 हो गया। ये बात भी याद रखिएगा। अनुदान की मांगों पर मतदान। तो अनुदान की मांग कौन कौन सी है? 109 मांग है आम नागरिक से जुड़े हुए, 6 मांग है आपकी सेना से जुड़ी हुई। अब सर ये अनुदान क्या है? अरे भैया आप क्या करते हैं, हम जीरो बजट बनाते हैं, अर्थात पिछले साल आपको हम दे दिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, आपने उसमें से खर्चा किया। 5 वाले ने 4 खर्चा किया, 15 वाले ने 14 खर्चा किया, 20 वाले 19 खर्चा किया, 25 वाले ने 24 खर्चा किया। उस आप सबको 1-1 लाख बचा ना, मैं सारा 1 लाख वापस समेट लूँगा, सारा 1 लाख मैं वापस समेट लूँगा। और फिर तक मैं जीरो बजट बनाता हूँ तो फिर जीरो करके फिर आपको जो भी काम है उससे फिर से शुरू से पैसा दूंगा मैं। इससे मतलब क्या है, मगर उस समय जब मैं आपसे पैसा ले लिया फिर पैसा आपको वापस दूंगा, मगर उससे पहले पूरा प्रोसेस है, बजट पास कराना, बजट लाना, ये सब चारों स्टेप फॉलो करना। देख रहे 3 से 4 सप्ताह यहीं पे लग जा रहा है। तो इतने समय तक सारे मंत्रालय सब विभाग काम कैसे करेंगे? तो सारे मंत्रालय सारे विभाग काम कैसे करेंगे? इसलिए सारे मंत्रालय सारे विभाग ये 2-3 महीने में हमारा इतना हमारे मंत्रालय हमारे विभाग का खर्चा है, तो हम इतना पैसा तो हमें दे दीजिए। उसे बोलते हैं अनुदान की मांग करना। और उस मांगों में 109 मांगे होती हैं, जिसमें से 103 मांग आम नागरिक से जुड़ी हुई होती है और 6 मांगे सेना से जुड़ी हुई होती हैं। तो उतने समय पे सेना को 6 मांगों पे चलाने के लिए पैसा चाहिए, और सारे मंत्रालय विभागों को 103 मांगों पे चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो अनुदान की मांगों पर मतदान हो गया। ठीक, इसके बाद बजट पर मतदान व बहस होता है, और 3 पैसा मिल गया भाई, सब मंत्रालय विभाग को अपना काम कर रहे हैं, तो उधर सबको कुछ समय के लिए पैसा मिल गया काम करने के लिए, क्योंकि एक बजट खत्म होगा, एक सत्र खत्म होगा, दूसरा सत्र में बजट पास होकर उनके तक पैसा पहुंचने के बीच में समय रहता है, उस समय में काम करने के लिए पैसा चाहिए, उसे अनुदान कहते हैं। इसके बाद बजट पर मतदान व बहस होता है, और 3 प्रकार के प्रस्ताव आते हैं। इसके बाद बजट पर मतदान किया जाएगा और फिर बहस होगा, और उसके बाद 3 प्रकार के प्रस्ताव आते हैं। तो मतदान, बहस एंड फिर 3 प्रकार के प्रस्ताव। पहला प्रस्ताव है नीति कटौती प्रस्ताव। तो देखिए कितने प्रकार के प्रस्ताव आते हैं? 3 प्रकार के प्रस्ताव आते हैं सर बजट पर। आम मतदान होने के बाद, बहस होने के बाद उस पर 3 प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं। पहला क्या है? पहला है नीति कटौती प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में सरकार के नीति पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। यह सबसे तीक्ष्ण निंदा प्रस्ताव होता है। इसमें राशि को 1 रुपया कर देने की मांग की जाती है। अर्थात अगर नीति कटौती प्रस्ताव कर दिए, कोई ला दिए, तो सबसे इसमें प्रस्ताव में सरकार की नीति पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। अर्थात कि आपके बजट का पूरा खर्चा कितना है? मान लीजिए हमारे पूरे भारत का पूरा बजट खर्चा है 5,05,000 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ठीक, हाँ सर। मगर अगर आपका नीति कटौती प्रस्ताव लोगों लेके आ गए, इसका मतलब पूरा सदन ये जा रहा है कि आपने पूरा जो बजट की नीति बनाई है, पूरा नीति ही बेकार है। तो जब आपको 5,00,000 लाख करोड़ की जरूरत है, आपको केवल 1 रुपया दिया जा रहा है, 1 रुपया कर देने की मांग की जाती है। अर्थात आपके पूरे बजट के खर्चे को, जो 5,000 लाख करोड़ है, उसको 1 रुपया कर दिया। 1 रुपये में आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं। इसका मतलब कि आपकी सारी की सारी नीतियाँ ही खराब हैं। इसीलिए इस प्रस्ताव में सरकार की नीति पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि आपकी नीति ही सही नहीं है, इसलिए प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। यह सबसे तीक्ष्ण निंदा प्रस्ताव है, क्योंकि आपकी नीतियों के, आपके बजट का हम विरोध करते हैं, तो सबसे तीक्ष्ण निंदा प्रस्ताव होता है। इसमें राशि को 1 रुपया कर देने की मांग की जाती है। तो ये बात पूछता है ना कि किस प्रस्ताव में बजट की राशि को 1 रुपया कर देने की मांग की जाती है, तो बोलेंगे नीति कटौती प्रस्ताव पे। सबसे तीक्ष्ण निंदा प्रस्ताव कौन है? नीति कटौती प्रस्ताव है। किस पे? सरकार की नीति पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, तो आप बोलेंगे नीति कटौती प्रस्ताव पर। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक कटौती प्रस्ताव। आपके इसमें तो सारी नीतियों को ही काट दिया मैंने, मैंने सारी पूरे आपकी नीतियों को ही जीरो कर दिया। जो आपने नीति बनाई थी खर्चा करने का, सारी नीतियों को ही मैंने काट दिया। और यहाँ मगर यहाँ पे कुछ आर्थिक कटौती हो रही है, यहाँ पे कुछ आपके पैसे काटे जा रहे हैं। जो तुम 5,000 लाख करोड़ खर्चा बोल रहे हैं, उसको 5,000 लाख करोड़ ना करके 4,000 लाख करोड़ कर लो, 2,000 लाख करोड़ रुपये खर्चा कर लो।
अर्थात इसे मित व्ययिता कटौती प्रस्ताव भी कहा जाता है, मतलब कम पैसा खर्चा करो, इसलिए बोलते हैं मित व्यय, मतलब जो कम पैसे में सब चीज़ चला ले। तो मित व्ययिता कटौती प्रस्ताव किसे कहते हैं, तो आर्थिक कटौती प्रस्ताव को मित व्ययिता कटौती प्रस्ताव कहते हैं। जैसे आपने बोला पापा मुझे 100 रुपया चाहिए, पापा ने क्या बोला, नहीं बेटा 100 नहीं, काम कर आज 50 रुपये ही रख ले। तो पापा ने क्या किया, पापा ने आपका आर्थिक 50 रुपये को काट लिया, या पापा ने आपके मित व्यय है, पापा आपके ज़्यादा खर्चा नहीं करते, ज़्यादा व्यय नहीं करते, तो आपको मित मतलब कम खर्चा करते हैं, इसलिए आपको कम पैसा दिए, 100 की जगह 50 रुपये दिए, इसलिए दोनों को आर्थिक कटौती प्रस्ताव को ही मित व्ययिता कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। इसके भीतर में कटौती की बात कही जाती है कि आप जितना सीमा बनाए हो 5,000 लाख करोड़ खर्चा करने का बजट में, उसको कम कर दीजिए जिसकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ना पड़े, क्योंकि आप जो बनाए हो नीति उससे अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ना पड़े उतनी कटौती कर दीजिए। आते तीसरा, तीन नीति था, तीसरे पे हम आ गए। नीति कटौती प्रस्ताव मैंने सारी नीतियाँ ही गलत हैं। आर्थिक कटौती प्रस्ताव मैंने पैसा अपना कम कीजिए। आगे तीसरा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, तो सिर्फ सांकेतिक मतलब सिर्फ ऐसे दिखाने भर के लिए, संकेत मात्र के लिए, इज्जत रखने के लिए, बात रखने के लिए। तो सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, इसमें विशिष्ट शिकायत दर्ज होती है जिस समय मांग की राशि से 100 रुपया कम करने की बात कही जाती है। जो मांग की राशि है उसे 100 रुपया कम करने की बात कही जाती है। जैसे मान लीजिए मेरा मांग था कितना, 1 लाख करोड़ रुपए, तो एक सिर्फ सांकेतिक रूप से बोला, सिर्फ सांकेतिक कटौती प्रस्ताव है, सिर्फ फॉर्मेलिटी, वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि अब 1 लाख करोड़ में किसी नीति पर खर्चा करने का बात किया हूँ, तो भैया उस पर क्या होगा, उस पर केवल 100 रुपये कम कर दी जाएगी, उस मांग की राशि पे से 100 रुपये कम कर दी जाएगी। तो 1 लाख करोड़ में से 100 रुपये कम कर दी तो कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, मगर सिर्फ सांकेतिक है ना, इसलिए बोलते हैं सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। तो इससे विशिष्ट शिकायत दर्ज होती है, ठीक, याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए नोट, नीति कटौती प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार कानूनी रूप से इस्तीफा देने को बाध्य नहीं है। लोगों को ये लगता है भाई नीति का, पूरी नीति का ही अगर विरोध हो रहा है, पूरी नीति का ही विरोध हो रहा है, मतलब पूरे पैसे ही, उसका बजट पास ही नहीं हो रहा है, उसका पूरी नीति ही गलत है बोल रहे हैं, केवल 1 रुपया दिया जाएगा बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या लगता है लोगों को कि सरकार का सरकार गिर जाएगा। नहीं भैया, सरकार की नीतियाँ गलत हो सकती, सरकार गलत नहीं हो सकती ना। हाँ, तो सरकार उस नीति जो आप बोल रहे हैं गलत है उसको चेंज करके नई नीति ला देगी। इसीलिए कभी भी याद रखिए, नीति कटौती प्रस्ताव अगर पारित हो भी गया तो सरकार कानूनी रूप से इस्तीफा देने को बाध्य नहीं है। कानूनी रूप से बाध्य नहीं है ना, खुद दे रही है तो बात अलग है, मगर कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। और खुद क्यों दे सकती है सर, ये बात याद कीजिए, तो भैया सरकार को लगा कि मैं सत्ता प्राप्त हूँ, बहुमत प्राप्त नेता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बहुमत मेरे पास है, फिर भी मेरी नीति अगर पास नहीं हो रही है, इसका मतलब मेरे ही जो लोग थे उन्होंने ही मुझे वोट नहीं दिया, इसका मतलब मेरे ही लोग मुझसे संतुष्ट नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। तो ऐसा हो सकता है, मगर कानूनी रूप से ऐसा बात नहीं लिखा है, इस्तीफा देने का बाद नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 26 दिन लगती है तथा समिति जांच और इस प्रक्रिया को कुल मिलाकर 2 माह लग जाता है। इस समय के खर्चे को चलाने के लिए लेखानुदान दिया जाता है, जो कुल बजट का 1/, हाँ यार वो अनुदान जो था ना, उसी में अनुदान देखिए, लेखानुदान, तो इतना कितना लग गया, लगभग 2 माह लग गया। तो इस 2 माह में भाई बाकी सब मंत्रालय विभाग का भी तो खर्चा होगा ना, हाँ सब तो बाकी मंत्रालय और विभागों पर का भी खर्चा होगा। तो उस 2 महीने के खर्चे के लिए वह लोग अपना लेखानुदान लिख करके अनुदान मांगते हैं, हमारे भैया हमको इस 2 महीने के लिए खर्चा दे दो, सारे मंत्रालय विभाग वाले। इसलिए इस समय, इस 2 माह के समय में पूरे खर्चे को चलाने के लिए लेखानुदान लिया जाता है। तो लेखानुदान क्या है, पुराने वित्तीय वर्ष से नए वित्तीय वर्ष में बजट पास होकर के पैसा आने के बीच में जो समय का अंतराल होता है, जो कि लगभग 2 माह होता है, इस 2 माह के खर्चे पे सभी मंत्रालय विभागों को पूरा देश चलाना है। तो सारे मंत्रालय विभागों के जो खर्चे होते हैं, उस खर्चे के लिए ही लिखित रूप में मांगा हुआ अनुदान है लेखानुदान, जो कुल बजट का जितना भी आपका बजट है उसका लगभग 1/6 होता है। लेखानुदान कितना होता है, पूरे बजट का 1/6। जैसे अगर बजट है आपका, बजट का 1/6 होता है लेखानुदान। ये पूछता है ना बजट का कितना होता है लेखानुदान, तो बजट का 1/6 होता है। जैसे अगर आपका बजट है क्या भैया, आपको गाय दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ कर देते हैं, करोड़ क्या आपको 6 करोड़ का आपका बजट है, तो लेखानुदान कितने का होता है, 6 लाख जो आपका बजट का राशि बट्टा 1 गुणा 1/6 गुणा 1/6, तो यह 6 से 6 कम 6 एक बार में जाएगा, अर्थात
आपका पूरे बजट का राशि 6 करोड़ था, मगर आपका उसको इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ रुपए तो दीजिए लेखानुदान के रूप में, क्योंकि 1/6 बजट राशि का 1/6 होता है, 1/6 होता है क्या, लेखानुदान। क्लियर? यस सर। विनियोग विधेयक का पारित होना। विनियोग बनाकर संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। ठीक, विनियोग मतलब अनुमति, समझिए तो एक तरीके से अनुमति, तो सभी सांसदों का अनुमति है, सभी सत्ता पक्षधारियों का अनुमति है, तो विनियोग मतलब अनुमति विधेयक का पारित होना, मतलब सभी लोगों का अनुमति वाला जो विधेयक था पारित हो गया। तो विनियोग बनाकर संचित निधि से पैसा निकाल सकता है, जब सबका अनुमति वाला विधेयक पास हो जाएगा तो आप संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। तब जब सारी प्रक्रिया होने के बाद विनियोग विधेयक माने अनुमति वाला विधेयक पास हो जाएगा, तब आप संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। आइए चलिए भैया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, रटना नहीं पड़ेगा। और फिर भी आपको एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन से पहले एक झलक फिर से दिखा देता हूँ, है ना। ये देख लीजिए कि बजट पारित होने की प्रक्रिया में क्या है। स्टेप 1 2 3 4 याद रखिए। पहले स्टेप में है पेश किया जाना, दूसरे में आम बहस, ऐसे ही लिखेगा कूट में, इसलिए हेडिंग याद रखिए। पेश किया जाना, आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा जांच, फिर अनुदान की मांगों पर मतदान। ठीक है, अनुदान की मांगों पर मतदान हो गया। इसके बाद होता है फिर आपका भैया ये वाला स्टेप। फिर 3 प्रकार के प्रस्ताव आएंगे। नीति कटौती प्रस्ताव जो कि भौतिक क्षण है, फिर आर्थिक कटौती प्रस्ताव, फिर सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इसमें 100 रुपये कम कर देते हैं ओनली, इसमें 1 रुपये कर देते हैं पूरे अमाउंट को सीधा 1 रुपये, इसमें टोटल अमाउंट से केवल 100 रुपये कम, और इसमें भाई उचित जो मांग करते हैं कि इतना इतना कम कर दीजिए, वो वाला बात है। ठीक, इस पूरी प्रक्रिया में 26 दिन लगती है तथा समिति जांच और इस प्रक्रिया का कुल मिलाकर 2 माह लग जाता है। इसलिए समय पर आपको लेखानुदान दिया जाता है, जो कि बजट की राशि का 1/6 होता है, जब आप पढ़ लिए। फिर उसके बाद विनियोग मतलब अनुमति, तो अनुमति विधेयक का पारित हो जाता है, अनुमति मिल गई तो भैया उसके बाद आप संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान है? तो बजट का प्रावधान तो भैया पहली बात 112 में है। बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, मगर बजट बोले तो अनुच्छेद 112 में है। वो भी किस नाम से है? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से है। आंसर हो गया आपका 1। तो 112 में ब से 12, ब से बजट, याद हो गया। देखिए कितना आसानी से। अनुदान, अनुपूरक अनुदान। अब देखिए अनुदान आप सब सुनते, अनुदान मतलब भैया पैसा मांगना, मेरे को थोड़ा दान में दे दो पैसा, हाँ है ना, मैं आपसे थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा आपसे दान चाहता हूँ, आपकी अनुमति मिले तो मुझे इतना दान दीजिए, आपकी अनुमति से मुझे इतना दान दे दीजिए, ऐसा आप याद रखिए। ठीक, या अनुज 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 मतलब पहले जन्मा, अनु मतलब होता है पहले, तो पहले दान दे दीजिए, अर्थात आप बजट जो पेश करें करते रहिएगा, मगर पहले मुझे इतना पैसा दे दीजिए। अनुमान पहले मुझे इतना तो दान दे दीजिए, पहले मुझे इतना पैसा तो दान दे दीजिए, ताकि विभाग मंत्रालय में चला सकूं। उसी को जब आप लिखित रूप में मांगते हैं तो लेखा अनुदान हो जाता है वो। यस सर, जो कि 1/6 होता है बजट का। तो आइए देखते हैं अनुदान को। आवाज बैठ जा रहा है पढ़ा करके, फिर भी बच्चे ना लाइक करते हैं ना भैया कमेंट करते हैं, बताइए भला, ना शेयर करते हैं क्लास को। चल के हालत खराब हो जा रहा है भैया। आइए थोड़ा सा बैठ लेता हूँ, है ना भाई, पढ़ाते रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना दिखूँ तो भी चिंता मत कीजिएगा, कंटेंट आपका पूरा रहेगा, समझा पूरा दूंगा। अनुपूरक अनुदान, संसद द्वारा इस अनुदान पर स्वीकृति तब दी जाती है, अनुपूरक अनुदान पर संसद तब स्वीकृति देता है जब विनियोग विधेयक द्वारा तय की गई राशि विशेष सेवा में कम रह जाती है। अर्थात मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए मैं हूँ कौन सा, मैं हूँ रक्षा मंत्रालय का आदमी। आपने मुझे बजट में राशि पास करके कितना दे दिया? आपने मुझे राशि पास करके दे दिया 2 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। मगर मैं जब इसको खर्चा करने गया तो मैं क्या देखा,
कि इस 2 लाख से मैं क्या सोचा, इस 2 लाख से मेरा 100% काम चल जाएगा 1 साल में। मैं इस 2 लाख से मेरा काम कितना चला, ओनली 60% ही काम हुआ मेरा, ठीक, 60% 80% काम ही हुआ, और अभी मेरा 40% काम बचा हुआ है और वो काम करना ज़रूरी है। तो इस 40% बचे हुए काम के लिए, इस 40% बचे हुए काम के लिए भाई इस रक्षा मंत्रालय को और पैसा चाहिए। तो इस 40% और, क्योंकि ये क्या सोचे थे, 2 लाख करोड़ में 100% काम हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय वाले सोचे थे, इसे 2 लाख करोड़ बोले थे। मैं जब खर्चा करने लग गया, काम करने लग गया, तो केवल 60% ही काम हुआ और उनका 2 लाख रुपये पूरा खत्म हो गया, 2 लाख करोड़ रुपये खत्म हो गया। अब उनका 40% काम बचा है और पैसा उनके पास एकदम जीरो है। तो ऐसे में रक्षा मंत्रालय लिखेगी क्या, रक्षा मंत्रालय लिखेगी अनुपूरक अनुदान। क्या आप मुझे अनु मतलब होता है पहले ही दान दे दीजिए, क्या क्या कहा, पहले दी गई राशि में से और पहले दी गई राशि से किए गए काम और पूरा करने के लिए। तो पहले की राशि से जो काम हुआ था वो काम में कुछ बच गया, उसको पूरा करने के लिए अनुपूरक। तो पहले का कुछ और काम पूरा करने के लिए, पहले का कुछ और काम पूरा करने के लिए अनुमान होता है पहले। तो अनु मतलब पहले, देखिएगा आप समझिएगा, अनुज, अनुजमन क्या होता है, अनुजमन तो होता है भैया पहले, है ना। अच्छा, अग्रमन पहले होता है, अनुमन बाद में होता है, बाद में जन्म हो, ठीक है। चलिए वैसे कर देते हैं, बाद में और दान दीजिए, अनुदान मतलब बाद में और दान दीजिए, वैसे कर लेंगे। चलिए हाँ ठीक है, क्लियर, चलिए लिखे तो भाई क्लियर तो हुआ। हाँ सर, अनुजमन होता है छोटा भाई, छोटा या बाद में जन्म हुआ, या बाद, अनु मतलब होता है बाद में, और ज का मतलब होता है भैया, ज मतलब होता है जन्मा हुआ, ये हिंदी ग्रामर है, जन्मा हुआ। तो ज मतलब होता है जन्मा हुआ, अनु मतलब होता है बाद में जन्मा हुआ। इसलिए राम और लक्ष्मण जी में, लक्ष्मण जी अनुज हैं, राम जी अग्रज हैं, अर्थात बाद में ज था तो जन्मा हुआ हो गया, मगर अनु को मैं रख लिया, अनु का मतलब होता है बाद में, इतना मेरे को पता है। तो वही चीज़ बाद में, और क्या पढ़ रहे हैं, अनुदान, बाद में और दीजिए दान। आपने जो दिया था 2 लाख करोड़, इसके बाद में, अनुमान इसके बाद में और दीजिए दान। क्यों, क्योंकि बाद में मुझे अपना काम पूरा करने के लिए चाहिए पैसा, इसलिए अनुपूरक। तो अनुपूरक अनुदान अब आप समझ गए होंगे कि भैया जब भी किसी मंत्रालय को पैसा मिला और वो काम पूरा नहीं हो पाया तो उसका उसको और कुछ पैसा चाहिए तो अनुपूरक अनुदान मांग सकता है। तो संसद द्वारा इस अनुदान पर स्वीकृति तब दी जाती है जब विनियोग विधेयक द्वारा तय की गई राशि विशेष सेवा में कम रह जाती है। ठीक, चलिए आइए, अतिरिक्त अनुदान। अनुदान का मतलब समझ गया ना भाई, अनु मतलब होता है बाद में दिया गया दान, बाद में, क्योंकि पहले आप उसको कुछ पैसा दे दिए हो, कम पड़ गया, इसलिए फिर से आपसे पैसा मांग रहा है, बाद में फिर से दान मांग रहा है। तो हाँ सर, अनु मतलब हो गया बाद में दान। मैं अनु से अनग्रज अग्रज हो लिया था, अनु मतलब बाद में होता है, ठीक है, हिंदी ग्रामर इसलिए लिख के पढ़ना है, बढ़िया है। अतिरिक्त अनुदान, तो आप में किसी को अगर हिंदी पढ़ना हो मेरे से तो भी पढ़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ी पूरा लैंग्वेज पढ़ाया दोस्तों, और उसको आप पढ़ेंगे तो आपको हिंदी ग्रामर भी स्ट्रांग हो जाएगा, इस तरीके से पढ़ाया हूँ मैं। और वो पेड कोर्स में पढ़ा पूरा ख़त्म हो गया है। मैं एक्चुअली मेरे एप्लीकेशन में बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। सीजी हिस्ट्री हो गया है, सीजी ट्राइब्स मेरे द्वारा पढ़ाया गया, सीजी लैंग्वेज मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, रीजनिंग मेरे द्वारा पढ़ाया गया है ना, और आपका साइंस में बायोलॉजी में पढ़ाया हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ा लिया हूँ। तो आप पेड कोर्स लेंगे अगर, उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट मेरा पढ़ने को मिलेगा आपको, और उसमें जब मैं पढ़ाया हूँ पूरा डिटेल में, जब यहाँ तो भाई क्या है कि ख़त्म करना होता है क्लास, तो मतलब पढ़ाना है, चलो बच्चों को पढ़ा दो, वरना यहाँ भी तो मैं पूरा आपको एफर्ट लगा रहा हूँ, जैसा पेड कोर्स पढ़ाता हूँ वही चीज़ यहाँ भी आपको पढ़ा रहा हूँ है ना। फिर भी देखते हैं, चलिए आइए। इसलिए भैया गलती हुआ था, अनु मतलब पहले नहीं, अनु ने बाद में होता है। तो दान लेना कब, अनु ने बाद में मिला हुआ दान। तो बाद में आप दान क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि आपको पहले का पैसा खत्म हो गया, इसलिए बाद में आप दान मांग रहे हैं। चलिए गलती हुई, क्षमा करिएगा, सुधार लिया मैंने। आइए आते हैं अनुपूरक अनुदान, आप समझ लिए, आते हैं अतिरिक्त अनुदान पर। यह अनुदान तब मांगा जाता है जब उस वर्ष हेतु किसी नई सेवा के लिए यह मांग की जाती है, बजट में परिकल्पित नहीं थी। देखिए बहुत बारीक चीज़ है, अनुपूरक और अतिरिक्त सर दोनों में अनुदान है सर, अनुदान शब्द दोनों में है। अर्थात अनु मतलब बाद में चाहिए दान, बाद में चाहिए और पैसे का दान, बाद में चाहिए और पैसे का दान। तो पहले कैसे पैसे का दान कैसे चाहिए भाई, आप 2 काम के लिए, एक तो यार कि पहले से जो आप काम मेंशन किए थे
ये पुराना जो काम आपका मेंशन था, तो पहले ही मेंशन कर जो पुराना काम था आपका, पहले जो आप मेंशन किए काम पुराना हो गया, तो पुराना जो काम था उसके लिए आप पैसा मेंशन किए, तो उसके लिए आप अनुपूरक अनुदान मांग लिए। मगर कभी अचानक से कोई नई सेवा आ गई, किसी नई सेवा के लिए अचानक कोई नई काम करना पड़ रहा है, उस विभाग को, उस मंत्रालय को कुछ नया काम करना पड़ रहा है, तो कुछ नया काम अचानक से आ जाए, भैया तो बजट में मेंशन था नहीं, बजट में केवल ये वाले मुद्दे पे पुराने मुद्दे मेंशन थे, इसलिए मुझे पैसा मिल गया। मगर अचानक से देश की ऐसी स्थिति आई, मुझे किसी नए मुद्दे पे काम करना पड़ गया, तो मुझे पैसा जो पुराना मिला था वो तो इसके लिए मिला था, तो इसके लिए जो मिला था तो इसी में खर्चा हो जाएगा। तो जो नया काम आया है, नया मुद्दा जो आया है, इसके लिए भाई मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, क्योंकि नया मुद्दा बजट में परिकल्पित नहीं था। इसका मतलब बजट में इसके बारे में हम कल्पना भी नहीं किए थे, बजट में इसके बारे में कल्पित नहीं, मतलब परिकल्पना भी नहीं किए थे इसके बारे में। ये अचानक से नया है, इसलिए नए काम के लिए आप हमें पैसा दीजिए। तो जब पुराने काम के लिए आप पैसा मांगते हैं कि पुराने काम के लिए जितना आपने पैसा दिया था वो कम हो गया है, तो और पैसा दे दीजिए, तो हो जाता है अनुपूरक अनुदान हो जाता है। क्योंकि एक अतिरिक्त काम आ गया, एक नया काम आ गया, एक एक्स्ट्रा काम आ गया, अतिरिक्त काम आ गया, जो कि नया काम तो अतिरिक्त काम होगा, एक्स्ट्रा काम ही होगा, इसलिए नया काम और एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त काम, तो इसलिए दोस्तों अतिरिक्त काम, इसलिए अतिरिक्त अनुदान चाहिए, इसलिए इसका नाम है अतिरिक्त अनुदान। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया, मतलब जब समझाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, सब समझेंगे। अब आते हैं अधिक अनुदान। जब निर्धारित खर्च से अधिक खर्च हो जाता है, जिस पर वित्त वर्ष के उपरांत लोकसभा में मतदान होता है, लेकिन इस खर्च के लिए शर्त यह है कि लोक लेखा समिति से मंजूरी होनी चाहिए। अर्थात इसको समझाता हूँ, आइए मान लीजिए कि मैं रक्षा मंत्रालय हूँ, रक्षा मंत्रालय ही हूँ मैं, मुझे खर्च कितना करना था, मुझे खर्च करना था 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, है ना। मन मुझसे खर्च किया तो मुझसे खर्चा हो गया 2,20,000 करोड़ रुपए, अर्थात मुझसे 20,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। हाँ सर, 2,20,000 करोड़ रुपए, तो 2 लाख करोड़ तो ठीक था, उतना सीमा था, मगर 20,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो गया मेरे से, तो भाई आपसे अधिक खर्चा हो गया, ये एक्स्ट्रा जो ये क्या है, सिर्फ आपसे अधिक खर्चा हुआ है, इसलिए इसका नाम तो पहले अधिक अनुदान हो जाएगा। इसलिए जब निर्धारित खर्च से अधिक खर्च हो जाता है, निर्धारित 2 लाख खर्च होगा, हमारा खर्च हो गया 2,20,000, तो जब निर्धारित खर्च से अधिक खर्च हो जाता है, तो जिस पर वित्त वर्ष के उपरांत, तो वो क्योंकि आपको तो इस वित्त वर्ष के 2 लाख ही मिला था, और आपने खर्चा कितना कर दिया, आपने खर्चा कर दिया 2,20,000 रुपया, 20,000 आपके पास पहले से था, आपने खर्चा कर दिया, संभाल लीजिए। हाँ, तो जिस पर वित्त वर्ष के उपरांत लोकसभा में, क्योंकि वित्त वर्ष में 2 लाख खर्चा करना था, वित्त वर्ष खत्म होगा, तब तो भैया 20,000 जो आप एक्स्ट्रा खर्चा किए हैं, कहीं से ले लिए, कहीं से बैंक से कहीं से लेके खर्चा कर दिए, तो इस अतिरिक्त खर्च के लिए वित्त वर्ष के बाद लोकसभा में इस मतदान होगा, इस अतिरिक्त खर्च के लिए मतदान होगा कि क्या जिस विभाग ने, रक्षा मंत्रालय ने जो 20,000 करोड़ रुपए खर्चा किया है, क्या ये सही खर्चा है, क्या हमको इसके लिए इसको पैसा देना चाहिए, ताकि जिससे पैसा लिया था उसको चुका सके। यस, लेकिन इस खर्च के जो 20,000 एक्स्ट्रा खर्चा करना था इस रक्षा मंत्रालय को, तो ये नहीं कि मन से कर दिया, नहीं, उसके लिए पहले उसको, लेकिन इस खर्च के लिए शर्त यह है कि लोक लेखा समिति से मंजूरी होनी चाहिए। लेकिन ये 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए रक्षा मंत्रालय को लोक लेखा समिति से मंजूरी मिलनी चाहिए, पहले ही, खर्च करने से पहले ही। क्लियर हो गया? हाँ सर, तो अतिरिक्त खर्चा, एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ उसके लिए बात था। चलिए, बोला ना, हर एक चीज़ आप समझेंगे यार, प्रैक्टिकली समझिए ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं रटने का कोई चीज़। आइए, अब प्रत्यानुदान, आकस्मिक रूप से धन को आवश्यकता की पूर्ति हेतु यह अनुदान लिया जाता है, इसे लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक कहा जाता है। ब्लैंक चेक मतलब जितना अमाउंट भरना है भर लो, तो पूछ सकता है, चारों अनुदान का नाम लिख देगा और एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन चारों अनुदान में से किसे आपका ब्लैंक चेक कहा जाता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ब्लैंक चेक कहते हैं प्रत्यानुदान को। यह लोकसभा जो है, लोकसभा द्वारा किसको दिया जाता है, लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को यह दिया जाता है। क्या दिया जाता है? यह ब्लैंक चेक दिया जाता है, यह प्रत्यानुदान दिया जाता है। अर्थात कैसे
कि अब भैया देखिए कोई भी चीज़ को अप्लाई करने वाले, प्रैक्टिकल रूप से संचालन करने वाली कार्यपालिका होती है। मगर अचानक से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अचानक से क्या हुआ कि अचानक से मेरे यहाँ पूरा सूखा पड़ गया, देश में सूखा पड़ गया, और मगर मुझे फिर भी 1 रुपये किलो में चावल बांटना ही है, तो भैया वो चावल मुझे फ्री में बांटना ही है। उसके लिए क्या चाहिए? एक्स्ट्रा। आकस्मिक परिस्थिति थी ना, क्या आकस्मिक परिस्थिति आ गई कि भाई सूखा पड़ गया देश में, तो सूखा पड़ने की वजह से भाई सरकार को और धन की आवश्यकता पड़ी, तो हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, कि सूखा पड़ गया है तुमको और ज़्यादा धान देना होगा इस साल। हाँ भाई, धन की आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु, ये अनुदान लिया जाता है। क्लियर हो गया? तो कोई भी ऐसी स्थिति जो आपको अचानक से आपके सामने आ जाए और उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, देखिए सब में अलग अलग अंतर था, है ना भाई, सब में अलग अलग अंतर था, आपको समझाया होगा। इन दोनों में क्या था, ये पुराना कोई काम बताया गया, उसमें अगर पैसा कम हो गया तो ले रहा है, या कोई नया काम हो गया तो उसकी जरूरत पड़ा तो ले रहा है, या फिर कुछ अधिक खर्चा हो रहा है तो लोक लेखा समिति से परमिशन लेकर पैसा ले लेगा, इसमें बाद में चर्चा हो जाएगा। और ये क्या है, ये अचानक से सामने आ गया कि यार ये अचानक से खर्चा देश में बढ़ गया, जैसे कोरोना आया तो अचानक से वैक्सीन का खर्चा बढ़ गया, है ना, तो उसके लिए अचानक से खर्चा बढ़ गया, अचानक से आपको धन की आवश्यकता की पूर्ति जरूरत महसूस हुई, तो उसके लिए भैया आप कुछ अनुदान मांग लिए, तो क्या ये लोकसभा, तो पैसा जो है लोकसभा कार्यपालिका को यह पैसा दे देती है, और क्या करती है, एक तरीके से ब्लैंक चेक है। क्यों? क्योंकि आकस्मिक रूप से कोई स्थिति आ गई तो आपको नहीं पता है ना पहले से कि कितना पैसा लगेगा। क्या भारत सरकार को पता था कि कोरोना के समय में उसका कितना पैसा खर्चा हो जाएगा? नहीं, उससे पहले 1 डोज लगा लूँगा, फिर 2 डोज लगेगा, फिर 3 डोज, फिर बूस्टर डोज लग रहा है, अरे यार खर्चा तो बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए भैया इसे ब्लैंक चेक कहते हैं, क्योंकि आकस्मिक परिस्थिति आपके सामने आएगी तब आपको याद रहेगा। आकस्मिक परिस्थिति अचानक से आई हुई परिस्थिति, अचानक से आपके सामने कोई आ गया, तब थोड़ी डिसाइड कर पाओगे हाँ कि क्या, क्यों आए हैं, कहाँ आए हैं, क्या काम है। यस, बस वैसे ही अचानक से कोई स्थिति ऐसी आ गई, आपको पता ही नहीं इसमें कितना खर्चा होगा, इसलिए दोस्तों उस चेक को ब्लैंक रखा जाता है कि ठीक है जितना खर्चा होगा ना तो खर्चा कर, ये ले ब्लैंक चेक, जितना खर्चा होगा लास्ट में इसमें भर देना और पैसा निकाल लेना। इसलिए इसे आकस्मिक या प्रत्यानुदान को बोलते हैं, आपका आकस्मिक अनुदान या दोस्तों ब्लैंक चेक अनुदान, ठीक है, ब्लैंक चेक कहते हैं किसपे, प्रत्यानुदान को याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे अपवादानुदान, अपवाद है, अपवादानुदान विशेष प्रयोजन हेतु यह मांग की जाती है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं है, अर्थात वर्तमान वित्तीय वर्ष में ये चीज़ सोची नहीं गई थी, मगर अचानक से क्या हुआ, सब लोग सोचे कि यार हमारे देश में चलो हम लोग ना एक काम करते हैं, बजट पास हो गया, पैसा सब मंत्रालय को मिल गया, सब काम बढ़िया चल रहा है, मगर अचानक से सरकार के सोची कि यार हमको अपने देश में ना महिलाओं के सम्मान बढ़ाने के लिए या देश का सम्मान बढ़ाने के लिए हर घर तिरंगा वाली योजना हम चलाते हैं। देखिए अगर पहले से प्लानिंग नहीं होता तो हर घर तिरंगा हम चलाते हैं, जिसके तहत हम हर घर में सरकार तिरंगा बनवा के पहुंचाएगा सभी लोगों को। वे तिरंगा बनाने में खर्चा होगा कि नहीं होगा पैसा? यस। तो अपवाद हुआ ना, वो एक अपवाद था जो हम सोचे नहीं थे कि इसमें पैसा खर्चा होगा, अचानक से अपवाद के रूप में हमारे सामने आ गया। और ये कोई आकस्मिक परिस्थिति भी नहीं है, तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हमको अचानक से तिरंगा झंडा लगवाना है। हाँ सर। तो अपवाद के रूप में अनुदान अर्थात कुछ अपवाद टाइप का कोई चीज़ आपके सामने आ गया, तब सोचे नहीं थे, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो अपवाद अनुदान होता है। तो विशेष प्रयोजन, किसी भी विशेष प्रयोजन के लिए अपवादानुदान होता है, ये कि अपवादानुदान की मांग की जाती है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं है। सांकेतिक अनुदान, एक सांकेतिक रूप में अनुदान है, वो वाला बात है। किसी विशेष सेवा के साथ अतिरिक्त सेवा प्रारंभ की जाती है तब यह मांग की जाती है, जैसे मेट्रो के साथ फीडर बस। ठीक, यस। जैसे आपने क्या सोचा था, सांकेतिक अनुदान क्या है, भाई मेरी मेट्रो ट्रेन चलवाना है, तो आप मेट्रो ट्रेन चलवा दी, बहुत बड़ा पैसा लगेगा मेट्रो ट्रेन चलवाने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आप क्या कि जैसे अब सांकेतिक वो मेट्रो ट्रेन चलाए, तो मेट्रो ट्रेन एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन चलाने के लिए आपने फीडर बस भी चला दिया। तो भाई आप क्या करेंगे यार, उसमें 5 लाख करोड़ खर्चा हो रहा था मान लीजिए आपके मेट्रो में, तो इसमें 1 लाख करोड़ खर्चा हो गया, 20,000 करोड़ खर्चा होगा। तो चलो भाई ये सांकेतिक 5 लाख करोड़ के सामने 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ कुछ नहीं है, इसलिए चलो सांकेतिक रूप में ये पैसा भी उनको दे ही दो ताकि फीडर बस चला लें, है ना। यस। तो किसी विशेष सेवा के साथ अतिरिक्त सेवा प्रारंभ करना है ना किसी विशेष सेवा के साथ अतिरिक्त सेवा जब आपको चालू करना हो तो दोस्तों आपको यह मांग की जाती है। देखिए जब विशेष प्रयोजन करना है तो अपवाद अनुदान, मगर विशेष के साथ कुछ अतिरिक्त काम करना है तब आपको सांकेतिक अनुदान। तो भैया अनुपूरक अनुदान, सबका नाम पे ध्यान रखिएगा। अनु माने होता है बाद में, पूरक माने बाद के काम को पुराने के लिए, बाद में काम को पूरा करने के लिए दिया गया अनुदान। अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त नया काम हमको
काम कर रहा है उसके लिए हमको चाहिए पैसा, हाँ भाई, तो अतिरिक्त अनुदान। अधिक अनुदान, जितना आपको पैसा दिया गया उससे ज़्यादा आप खर्चा कर दिए हैं, पैसा मांगे नहीं, सीधा खर्चा कर दिए हैं लोक लेखा समिति से परमिशन लेके, तो अधिक अनुदान। प्रत्यानुदान, आकस्मिक रूप से कोई स्थिति आपके सामने आई जैसे कोरोना वाला, तो उसके समय जरूरत पड़ा हो पैसा, इसी से ब्लैंक चेक बोलते हैं। अपवादानुदान, आप सोचे नहीं थे कि नहीं विशेष परिस्थिति आ गई भी, हर घर तिरंगा, तो विशेष अपवादानुदान। फिर सांकेतिक अनुदान, किसी बड़े खर्चे के साथ कोई अचानक से छोटा खर्चा जुड़ जाए तो वह सांकेतिक अनुदान। क्लियर। तो अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, सांकेतिक अनुदान, आप पढ़ लिए इतने सारा अनुदान, तो बोला ना संविधान हम ऐसे पढ़ेंगे कि लगे यार कि यार पूरा संविधान चाट दिया, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं उसके अंदर, है ना। आइए, ब्लैंक चेक किस अनुदान को कहा जाता है? सब ब्लैंक चेक वही, कोई भी आकस्मिक रूप से कोई परिस्थिति अचानक से आपके सामने आ गई, है ना, आपके सामने आकस्मिक रूप से अचानक से कोई स्थिति सामने आ गई, तो आपको पता नहीं चलेगा कितना खर्चा होगा। तो इसलिए देखिए भाई क्या था, आकस्मिक रूप से आए हुए खर्चे के लिए, आकस्मिक रूप से आए हुए खर्चे के लिए चाहिए। आकस्मिक रूप से अचानक से आपकी प्रत्यक्ष आगे कोई खड़ा हो जाता है, हाँ सर अचानक से मेरे सामने मेरे प्रत्यक्ष आगे कोई समस्या खड़ी हो गई, बस आपको हिंट दे दिया हूँ, आप बन जाएगा इससे कि ब्लैंक चेक किस अनुदान को कहते हैं। तो हिंट क्या दिया हूँ, प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ आपके सामने खड़ी हो गई अचानक से, तो प्रत्यक्ष से प्रत्यानुदान। आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ आके स्थिति खड़ी हो गई, तो प्रत्यय रूप से उसके खड़े होने के बाद का अनुदान, प्रत्यानुदान। आंसर आपका फिक्स है सी। तो प्रत्यानुदान को ही आपका ब्लैंक चेक कहते हैं भैया। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका कंटेंट हो गया आज का खत्म। तो देखते हैं अगर समय बचा होगा तो हम भाग उसके अनुच्छेद रिवीजन करवाएंगे, अन्यथा आज की क्लास में यहीं पे समाप्त हम कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो समय नहीं बचा है, फिर भी आपको फटाफट लास्ट टाइम जो भाग पढ़ाया था उन्हीं भागों को एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ आपको मैं। सर संविधान भाग 22 भाग है, तो सर भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का 4 का 1, भाग 5, भाग 6। सर सबसे पहले भाग 1 क्या था, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसलिए फटाफट लिख रहा हूँ। सर भाग 1 था संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र, हाँ सर, कोई भी देश का कोई क्षेत्र होता है, इसलिए क्षेत्र सबसे पहले। उस क्षेत्र में कोई जनता निवास करेगी, जनता वहाँ की उस क्षेत्र की नागरिक कहलाएगी, इसलिए भाग 2 हो गया नागरिकता। भाग 3 हो गया जो भी नागरिक है उनको कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इसलिए भैया अधिकार से याद आया कि जो नागरिक है उनको अधिकार मिलेगा, कैसा अधिकार, मौलिक अधिकार मिलेगा। तो भाग 3 मौलिक अधिकार, जिनको अधिकार मिला उसने अपने अधिकार का प्रयोग करके, राज्य बोले तो सरकार का निर्माण कर लिया, सरकार बनने के बाद अपने सरकार अपने काम को चलाने के लिए नीतियाँ बनाएगी, तो राज्य की नीति, राज्य को क्योंकि हमने चुना है, सरकार को हमने अपने अधिकारों का प्रयोग करके चुना है, तो नीति ऐसे ही नहीं बना दी, उस नीति को बनाने के लिए भी हम उसको बताएंगे कि किन किन तत्वों को ध्यान में रख के बनाना है, किन किन बिंदु को ध्यान में रख के बनाना है, इसलिए हमने इसे कुछ निर्देशक तत्व दे दिए जो इसको गाइड करें, निर्देशन करें मतलब गाइड करे, ऐसे हमने तत्व दे दिए, सिद्धांत दे दिए, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया भाग 4 का 4। और 4 के बाद क्या सरकार बोली, सिर्फ मैं ही अपने नीतियों का, सिर्फ मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूँ, क्या हमारे देश की जनता का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तो हम बोले ठीक है, हमारा कुछ कर्तव्य है, क्या कर्तव्य होना चाहिए, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, एक दूसरे की संस्कृति का हिफाजत करना, आपस में मेलजुल की भावना बनाए रखना, अपने बच्चों को शिक्षा देना, देश के अमूल्य धरोहरों को, ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखना, यस, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गानों का सम्मान करना, यस। विचार का वही हो गया कि सिर्फ सरकार का तो कर्तव्य थोड़ी है, हम जनता का कुछ कर्तव्य, तो जनता का कुछ मौलिक कर्तव्य है, तो 4 से 4 का हो गया, 4 से हो गया 4 का मौलिक कर्तव्य, सरकार का कर्तव्य यहाँ जनता का कर्तव्य। भाग 5 में हो गया, अब सरकार बोले ठीक है भाई आपने अपना कर्तव्य निभा लिया, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो, अब जाके मैं आपके देश का प्रशासन चलाऊंगा। तो सबसे बड़ा प्रशासन कौन है, केंद्र सरकार का प्रशासन, इसलिए केंद्र को बोलते हैं संघ, इसलिए संघ सरकार एक केंद्र सरकार का प्रशासन। और उसके बाद दूसरा प्रशासन कौन सा बड़ा है, दूसरा प्रशासन है राज्य सरकार, इसलिए राज्य सरकार या राज्य प्रशासन। तो भाग 5 संघ सरकार, भाग 6 राज्य सरकार।
सर इसे बोलते हैं आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो बोलते हैं DPSP। हाँ सर मौलिक कर्तव्य बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए और इसका अनुच्छेद लिख लीजिए। सर कोई भी क्षेत्र 4 हिस्सों में बटा होता है, अनुच्छेद 1 से 4। सर 4 को आता है 5। सर 5 से इस देखिए 4 से आता है 5, एक को डबल करके लिख दिया मैंने 11, एक एक 2 बार लिख दिया 5 से 11। तो अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11। 11 के बाद आता है सर 12, और 12 से क्या 12 या 36 से एक कम, तो सर 35। 35 के बाद आता है सर आपका 36, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51। ठीक हाँ सर 36 से ये 5 इधर, ये एक इधर, तो 5 इधर, ये एक इधर 51। 51 का क्या था सर, देखिए 4 भाग 4 से बना 4 का, तो 51 से बना 51 का। फिर 51 के बाद क्या, 51 के बाद आता है 52। मरी बोले 51 पीछा नहीं छोड़ूंगा, तो बोला ले पीछा मत छोड़, आ जा 51 फिर से आ जा, 151 बन के, तो 52 से 151 हो गया भाग 5, और भाग आपका 6 हो गया। 51 के बाद आता है 151 के बाद 152 आएगा। वहाँ से क्या, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं वो नहीं जो तेरा साथ 2-3 कदम चल के तेरा साथ छोड़ दूं, मैं वो नहीं, इसलिए 2-3 कदम चल के तेरा साथ छोड़ दूं, मैं वो नहीं, इसलिए 152 से 237। तो भाग 1 संघ राज्य उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 9 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 अनुच्छेद। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी 36 से 51। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज 51 का। भाग 5 संघ सरकार 52 से 151। भाग 6 राज्य सरकार 152 से 237। अभी हम भाग 5 में चल रहे हैं, हम 1 से लेकर 4 का तक पढ़ चुके हैं, भाग 5 में हम चल रहे हैं, क्योंकि ये 52 से 151 बहुत सारे, इसमें आपके सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है भाग 5, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्लियर? चलिए भैया आपको क्लियर हो गया, सब आप पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास यही समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेता हूं मैं। तो हमेशा अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।